अब बंगाल की बारी है। बिना किसी भूमिका के यथास्थिति क्या है, जो हम पिछले कई दिनों से आपको लल्लन टॉप शो में बता रहे हैं। टीएमसी के नेताओं के लीपापोती करते हुए बयान, पुलिस की सफाइयां बता रहे हैं, भुक्तभोगियों के बयान भी सुना रहे हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर गौरव ताम्रकार जी से यह अनुरोध करूंगा कि लल्लन टॉप की सभी जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं वो जरूर नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में डाली जाए। मैं रुक कर रहा हूं सिद्धांत मोहन का। सिद्धांत मोहन, विस्तार से बताइए, जमीन पर क्या स्थिति है, पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन की क्या स्थिति है, कौन से ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हैं जो इस हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और फौरी तौर पर राहत की क्या कार्रवाई हुई है? सिद्धांत मोहन। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, मुर्शिदाबाद के आप जहांगीरपुर में सूती ब्लॉक हो गया, मुर्शिदाबाद में आपका धूलियान का इलाका हो गया, घोषपाड़ा हो गया, आपका जाफराबाद हो गया, आपका बेद बना हो गया। आप इन तमाम इलाकों को उठा के ले लीजिए। यहाँ पर पिछले 11 और 12 अप्रैल को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जैसी जो शब्दावलियां है ना, यहाँ पर आप बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, और आप बिना किसी शक शुबहे के लिख सकते हैं। मुझे याद है कि मैं टीएमसी के सांसद, लोकसभा सांसद दमदम से जो है स्वागत राय का इंटरव्यू कर रहा था कल, और स्वागत राय से मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैंने कहा कि सूबे के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं वो वहां क्यों नहीं गई। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूबे के गवर्नर सीवी आनंदा बोस वहां पहुंचे हुए थे, ट्रेन से गए थे। वो मुख्यमंत्री कब जाएंगी? तो स्वागत राय ने बोला कि मुख्यमंत्री जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी तब वो जाएंगी। जिस समय दंगा हो रहा था उस समय जो बहरामपुर के सांसद हैं यूसुफ पठान चाय पीते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। जिस समय दंगा हो रहा था उस समय सिद्दीकुल्ला चौधरी जो ममता की सरकार में मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरी हैं, वो ये बयान दे रहे थे कि वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो पूरा कलकत्ता में बंद करवा दूंगा, ठप करवा दूंगा। जिस समय ये दंगा हो रहा था उस समय लोग वहीं पे मौजूद फरक्का, जो धूलियान से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर मौजूद है, फरक्का के विधायक मोनिरुल अंसारी, अगर मैं नाम गलत नहीं मुझे क्लिक कर रहा है तो मोनिरुल इस्लाम पे सवाल उठा रहे थे कि उनकी संलिप्तता पे बात कर रहे थे कि इनकी वजह से दंगे हुए थे। हालांकि ये आरोप है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि टीएमसी के पूरे स्ट्रक्चर पर इल्जाम लग रहे थे। टीएमसी का पूरा स्ट्रक्चर, सरकार का पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया था, वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे टूट गई हो, ये दिखने में मिल रहा था। आप यहाँ पे इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान दंगा मत समझिए। यहाँ पे सरकार का जो फेलियर का पॉइंट था ना, दिख गया सबको कि कितनी असफलताएं भरी हुई हैं सरकार की नब्ज में। अब आप जैसे 11 अप्रैल की तारीख लीजिए, 11 अप्रैल को सूती ब्लॉक जो है हाईवे पे पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 12 है वो। सूती ब्लॉक में मार्च निकला और वक्फ कानून का विरोध शुरू हुआ, और उसमें लोग आए और स्थितियां बिगड़ गई, पत्थर चल गए और पुलिस ने भी इधर से लाठी चार्ज किया। बात नहीं समझी तो पुलिस ने 4 राउंड फायर किए। जब 4 राउंड फायर किए तो उसमें वो एक गोली उस 4 में से एजाज नाम के व्यक्ति को लगी, जो जांघ से और पेट का हिस्सा जो जहां जुड़ता है, जो ज्वाइंट होता है दोनों का, वहां वो गोली जाके लॉज हो गई। और गोली जैसे लॉज हुई, ब्लीडिंग शुरू हुई। पुलिस ने उठा के उसको पहले जहांगीरपुर में दिखाया, पहले फिर बहरामपुर में ले गई पुलिस उसको, लेकिन उसको एजाज को बचाया नहीं जा सका। और जब सूती से धुलियान की दूरी करीब 20-25 किलोमीटर होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे ज्यादा ही होगी। जब सूती में पुलिस फंस गई थी यहाँ पे स्थिति सुधारने के लिए, भीड़ को एक मौका मिला धूलियान में जो आगे पड़ता है। धूलियान में लोगों ने पथराव शुरू किया, और पथराव कैसा, 12 से लेकर 21-22 साल तक के लड़के भीड़ में शामिल हुए, और उन्होंने चुन चुन कर जो संपत्तियां गैर मुस्लिम समुदाय की थी उनको पत्थर मारना, उस पे आगजनी करना, वहां पे चोट पहुंचाना, ये शुरू किया। मैंने वहां पे लोकल लोगों से बात की कि यार ये कौन लोग हैं, तो बोले सर हमको पता नहीं, हमने पहली बार देखा है, और वो एकदम नए लड़के जैसे हैं, मतलब कोई यहाँ पे 20-30 साल से रह रहा हो तो उसको पहचान भी ले, नए लड़के हैं एकदम, तो पहचाने कैसे? ठीक है,
थोड़ी देर बाद धुलियान में स्थिति को संभाल लिया गया। कुछ लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, गंभीर किस्म का घायल कोई नहीं हुआ। शाम होते होते, देर शाम होते होते स्थिति शांत हो गई। ये 11 अप्रैल जुमा का दिन था। जुमे की नमाज के बाद ये सब शुरू हुआ था। अब आइए 12 अप्रैल। लेकिन 12 अप्रैल के पहले एक घटनाक्रम बता देता हूं आपको। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीएसएफ से कांटेक्ट किया, क्योंकि बॉर्डरिंग इलाका है, पास में बॉर्डर है और बीएसएफ की कंटिजेंट वहां पे बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लगातार बीएसएफ से पिंग किया कि आप हमारी मदद करिए यहाँ पे, और इस्टेब्लिश करने में, पीस कर इस्टेब्लिश करने में मदद करिए। बीएसएफ की जो ऑलरेडी गश्ती देती और पहरा देती टीमें थी, उन्होंने, उस कंटीजेंट ने तुरंत आकर यहाँ पे धुलियान में, सूती में और धुलियान बाजार में, घोषपाड़ा में, इन इलाकों में आके रिलीफ का काम शुरू किया, बचाव का काम शुरू किया। तो 11 अप्रैल ऐसे बीत गया, लोगों को लगा सब ठीक है। अब भाई 12 अप्रैल की तारीख, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये दिन घटने वाला है। 12 अप्रैल को सुबह लगभग 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक शमशेरगंज के, इसी धुलियान में ही लगने वाला है, मुर्शिदाबाद में लगने वाला इलाका है, शमशेरगंज के शमशेरगंज के जाफराबाद, बेदबना, दिगरी, इन तमाम गांवों में, छोटे छोटे गांव हैं, इन तमाम गांवों में ऐसी हिंसा शुरू हुई जिसको किसी ने देखा नहीं था। साहब लड़के आ गए थे, मुंह पे काले कपड़े बांधे हुए थे, सर पे काला कपड़ा बांधा हुआ था, उन्होंने मास्क कुछ लोगों ने पहना हुआ था। साहब वो घुस गए घरों में, जिस भी घर की शिनाख्त कर पा रहे थे उस घर पे आग लगा दे रहे थे। गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही थी, फूंक दे रहे थे लगे हाथ। और इसी क्रम में दिगरी में लोगों के घर फूके गए, बेदबना में तो सबसे अधिक उत्पात किया गया, मंदिर तोड़े गए, लोगों को मारा गया। लोग वहां पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमको ये बोला गया कि तुम अल्लाह अकबर बोलो या इस्लाम अपनाओ तो छोड़ देंगे, इस तरह के इल्जाम सामने आए। बात खराब हो गई जाफराबाद में। जाफराबाद में जो दास फैमिली है, उनके पिता और उनके बेटे हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से निकाला गया, और घर से मुश्किल से 5 से 10 मीटर की दूरी होगी, वहां पे एक चबूतरा है, चबूतरे पे ले जाके धारदार हथियार से उनको चापड़ से काट दिया गया। मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, बाप बेटे की पड़े हुए। पिता तो निश्चेत हो चुके थे, लगभग उनकी चेतना जा चुकी थी, और उनके शरीर पे इतने गहरे घाव थे। घाव की गहराई में, मतलब इतना बता सकता हूं कि घाव, ये अगर स्किन है तो इतने गहरे तक घाव अंदर तक घुस धसे हुए थे। वो निश्चेत पड़े थे। और उनके बेटे का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप डर से भर जाएंगे कि बेटा दर्द से कराह रहा है। घरों में पेट्रोल बम फेंके गए, मोटो कॉकटेल्स जिसको कहते हैं, वो फेंके गए। क्रूड बम जो बनाए जाते हैं यहाँ भी बंगाल में, वो फेंके गए। आगजनी तो की ही गई, मतलब लूट हुई। उसके बाद 11 अप्रैल को भी और 12 अप्रैल को भी लूट इस स्तर की हुई कि मतलब लोगों ने हमसे ये कहा कि साहब हमको तो लग रहा है कि वो दंगा करने तो नहीं आए थे, वो लूटने ज्यादा आए थे। वाइन शॉप लूट गई, मतलब विधान सरणी है दुलियान बाजार में एक इलाका, वहां पे मौजूद एक शख्स जिनकी वाइन शॉप है, उन्होंने ये कहा कि साहब अगर वो उनको वक्फ कानून से दिक्कत है तो वो वाइन शॉप क्यों लूटेंगे। लूटना था कुछ वहां पे, एक इस तरह की मेंटेलिटी दिखाई दे रही थी भीड़ के पास। 12 तारीख की घटना पर वापस आइए। 9 बजे से शुरू हुआ, हत्या हुई, आगजनी हुई, बलवा और दंगा, टारगेटेड किस्म की अटैक्स। पुलिस आती है दोपहर में 2 बजे के आसपास। लोग बताते हैं कि वो SOS कॉल करते रह गए थे, पुलिस नहीं आई थी। वहां पे अभी जो मुसलमान रहते हैं और अभी जो हिंदू रहते हैं, वो दोनों कहते हैं कि हम कॉल करते रह गए, पुलिस नहीं आई। पुलिस आई नहीं, फिर बीएसएफ आई, बीएसएफ ने हेल्प किया हमको। फिर शाम तक तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर ही आ गया कि बीएसएफ की तैनाती की जाए, तो बीएसएफ फिर तैनात ही है जो अब तब से लेकर अब तक है। फिर शाम को बीएसएफ ने कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया वहां से। इवैक्यूएशन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि लोगों का डर था, लोगों का एग्जाइल था। लोगों ने कहा कि हमको यहाँ रहना नहीं है, हम सेफ नहीं है यहाँ पे।
तो उन्होंने पद्मा नदी जो पास में गुजरती है, पद्मा नदी क्रॉस की नाव के जरिए, और सामने पद्मा नदी क्रॉस करते ही मुर्शिदाबाद का पड़ोसी जिला मालदा लग जाता है। मालदा में परलालपुर स्कूल है। परलालपुर स्कूल में जो सारा मैनेजमेंट है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी देख रही है। जो रिलीफ कैंप का मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, एक दो सांसदों को तो मैंने ही देखा था सामने, तो वो वहां मिल गए। और वो वहां लग रहा है डिस्ट्रिक्ट यूनिट वहां पे लगातार कैंप कर रही है, वो वहां पे रिलीफ वर्क कर रही है। अब उन लोगों से जब मिलने गया मैं नाव लेकर, तो वो बोल रहे थे कि वो ढूंढ ढूंढ के हमें मारना चाह रहे थे। वो ये बोल रहे हैं कि हम घर लौटना चाहते हैं, हम नहीं लौट पाएंगे। अब यहाँ पर ये तो घटनाक्रम हो गया, और ये पुलिस की कायरता का एपिसोड है। पुलिस की इग्नोरेंस का एक बहुत बड़ा सूचकांक है ये। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें हमें जो एक सबसे बड़ा सवाल एड्रेस करने की जरूरत है कि ये भीड़ थी कौन, और ये कैसे, क्या वक्फ कानून के लिए अचानक से इतनी बड़ी भीड़ तैनात हो गई कि वो पत्थर चलाने लगी, वो मार डालने लगी। इसके पीछे एक थ्योरी जो चल रही है, जिसके पीछे पुलिस भी काम कर रही है, और बीएसएफ के कुछ अधिकारियों से मेरा ऑफ द रिकॉर्ड सेट डाउन हुआ है, तो उन्होंने भी इस बात पे एक कच्ची सी सहमति जताई कि ऐसी ये संभावना ज्यादा है। वो ये बोल रहे हैं कि वहां के लोगों को वक्फ कानून के बारे में भ्रम दिया गया कि ये तुम्हारे पुरखों के कब्रों पे कब्जा कर लिया जाएगा, कब्रिस्तान नहीं रहेगा तुम्हारे पास, मस्जिद नहीं रहेगी तुम्हारे पास। मतलब ये भ्रामक खबरें दी गई कि अब तो ये कब्जा करने की कोशिश है, भले ही ये तुम्हारा कागज वो पत्थर हो, रजिस्ट्री हो चाहे ना हो। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, वो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों के अंदर जो परसेप्शन बना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब लोग इस परसेप्शन से एक्टिवेट हुए, वो 11 अप्रैल को हिंसा कर रहे थे। और फिर एक और खबर फैली दूसरे राउंड की, जो वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुझे बताया। वो कह रहे हैं कि हमें सूचना मिली कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई है। मेरा एक वीडियो है, अगर मैंने वहां से किया था, आप देखेंगे तो उसमें कुछ लोग कह भी रहे हैं कि हमें बोला गया कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई है। तो फिर उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ ने वहां पे पथराव चालू कर दिया, फिर तमाम हिंसा जो हुई सो हुई। अब एक और कैच है जिसमें कि वो लोग हैं कौन। अब बड़ा हिस्सा जो है वो ये बोल रहा है कि भीड़ मिश्रित थी, कुछ लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बाहरी थे। बाहरी कहाँ के थे? कुछ पाकुड़ के थे, कुछ सूती ब्लॉक के थे, कुछ मालदा के थे, कुछ फरक्का के थे, कुछ जहांगीरपुर के थे। अलग अलग इलाकों से लोग ईद पे आए हुए थे, तो ईद पे चूंकि लंबी छुट्टी वो काटते हैं इन इलाकों में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, बिहार में, कभी कभी दिल्ली विल्ली में नौकरी करते हैं, तो ईद पे लंबी छुट्टी पे आया करते हैं। तो आए थे, उस सॉलिडारिटी मार्च में शामिल हुए, तो स्थिति बिगड़ गई थी। बाहर के लोग थे और हिंसा भड़क गई थी। बाहर के लोगों की बात वहां के हिंदू भी कहते हैं, वहां के मुसलमान भी कहते हैं। वहीं के लोग शामिल थे, ये बात भी वहां के हिंदू कहते हैं, वहां के मुसलमान भी कहते हैं। वहीं के लोग शामिल थे, तो उनके लिए बहुत आसान है दंगा मचाना। अगर बाहर के लोग थे, बाहर के लोगों को कैसे पता कि कौन सी संपत्ति हिंदू की है, कौन सी दुकान हिंदू की है, कौन सी कुटिया हिंदू की है, कौन से छोटा सा जंगला है, छोटा सा क्या कहते हैं उसको, अस्थायी किस्म का स्ट्रक्चर है, वो हिंदू का, ये बाहर के लोगों को कैसे पता। इस पे लोग कहते हैं कि सर हमको ये लगता है कि मतलब बाहर के लोग तो थे, लेकिन कोई ना कोई यहां से शामिल है। अब पुलिस एक्ट कर रही है, दास फैमिली के 2 लोगों की हत्या के आरोपियों को पकड़ा गया है। एक को बीरभूम से पकड़ा गया, एक को सूती से पकड़ा गया। 225 के आसपास लोग हिरासत में लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को से पूछताछ की जा रही है, और सब लोग इसमें अपना नाम क्लियर करने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, विपक्षी पार्टी के नेता हो, जो भी हो, सब अपना नाम और सब न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन ये टेंशन फ्यूल जो हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, इसको पिन करना चाहिए कि नहीं साहब ये रोक सकते थे और बचा सकते थे। और ये बार बार ये जवाबदेही ममता बनर्जी की सरकार पे लगा कि तय की जानी चाहिए इस बात पे
कि साहब आपने लंबे समय से एक प्रश्रय दिया उन लोगों को जो हिंसक थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में आप जानते हैं मसल मैन का रोल बहुत बड़ा होता है। सीपीएम के समय जो मसल मैन थे वो ममता बनर्जी के की पार्टी में आ गए। इसमें से एक था शाहजहां शेख जो संदेश खाली वाले पूरे एपिसोड का जो एक बड़ा नाम था, शाहजहां शेख। वो टीएमसी का स्ट्रॉन्गमैन था, वो टीएमसी में सॉरी सीपीएम का स्ट्रॉन्गमैन था, वो टीएमसी में आ गया। और स्ट्रॉन्गमैन की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो आप कुछ गुंडों को पनाह देंगे, आप कुछ गैर कानूनी लोगों को पनाह देंगे और आप उन्हें कुछ भी करने देंगे। और इस चक्कर में आपके अमन पसंद, चैन पसंद, शांति प्रिय लोगों का जीवन खराब होता है, वो मारे जाते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा अपने डायरी में ममता बनर्जी को। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आप इस तरह से नहीं कंडक्ट कर सकते हैं स्टेट में कि आप चंद गुंडों को लगातार साथ में इतना प्रश्रय दें। ममता बनर्जी सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए कि रामनवमी पे आसपास, पंचायत इलेक्शन के आसपास ये हिंसा हो रही है और लगातार हो रही है। कैसे, क्यों नहीं रुका? हर बार हर 2-4 साल में जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, क्यों नहीं हिंसा रुक पाई उस पे? रामनवमी के आसपास हमेशा अलर्ट क्यों हो जाता है? मैं मानता हूं कि चलिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ राइट विंग ग्रुप्स हैं जो किसी धार्मिक स्ट्रक्चर के आगे जाके डीजे बजाएंगे तो नारे लगाएंगे, उससे स्थिति बिगड़ती है। लेकिन स्थितियों को बिगड़ने के तक ले जाने वाला या बिगड़ने तक न जाए स्थितियां, वहां पर रोकने वाला कौन है? वहां पे बैरियर कौन लगाएगा? आपकी सरकार लगाएगी, आपकी पुलिस लगाएगी, आपकी सीआईडी लगाएगी, आपकी एलआईयू लगाएगी। आपको लगता है किसी रैली से गड़बड़ है, रैली की परमिशन मत दीजिए, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वक्फ बोर्ड के कानून का हो। क्योंकि रामनवमी तो 6 अप्रैल को पड़ी थी और 11 अप्रैल को हिंसा होगी, तो आपको तो अलर्ट पे वैसे ही रहना चाहिए था, ज्यादा अलर्ट पे रहना चाहिए था। अगर आप कहेंगे अलर्ट पे थे तो ज्यादा अलर्ट पे रहना चाहिए था। आपको परमिशन को लेकर ज्यादा सख्त रहना चाहिए था, आपको एम्बार्गो लगाने चाहिए थे, आपको 144 पहले लगाना चाहिए था, आपको पहले से ही चीजों को ठोक बजा के इस बात का विश्वास जनता को दिलाना चाहिए था कि जो भी होगा, आपको लगता है वह कानून असंवैधानिक है तो मान लीजिए, चलिए असंवैधानिक आपके लिए, आप करिए प्रोटेस्ट, लेकिन स्थिति ना बिगड़े इसका तो भरोसा जनता को दीजिए ना आप। अगले साल तो विधानसभा चुनाव है, लोगों के अधिकारियों की सांसें फूल नहीं। मैंने अधिकारियों से बात की, बोला कि साहब अभी यहाँ पे हो गया तो 1.5 साल बाद चुनाव है, पता नहीं क्या होगा, तब तो हम क्या करेंगे? वो ये बोल रहे हैं। तो साहब यहाँ पे बहुत कुछ फिक्स करने की जरूरत है ममता बनर्जी को। आप पार्टियों पे इल्जाम लगा लीजिए, बीजेपी टीएमसी पे लगाए, टीएमसी बीजेपी पे लगाए, लेकिन अभी सरकार आपके हाथ में है, अभी स्थितियों को आपको सुधारना है। वहां पर तय कीजिए चीजों को, ये जरूरी है क्योंकि जनता आपकी ओर देख रही है। आपने विश्लेषण सुने, वस्तुस्थिति सुनी, जमीनी रपटें जरूर देखिए ताकि आपको और भी अंदाजा हो सके। किसी भी किस्म के किंतु परंतु के साथ कैसी भी हिंसा कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। करने वाला जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे केंद्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व हों, चाहे कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़े, पर यह इंश्योर करना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को सख्त सजा मिले।